गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आप लोगों का आज से स्टार्ट होगा टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि आपका पार्ट है शायद फंडामेंटल के पेपर्स में होगा। नीचे में सिलेबस आप लोगों के पास है, एक बार सिलेबस भी हम दिखा देते हैं। थर्ड चैप्टर में है मैम, फंडामेंटल के। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट में नहीं, थर्ड में है। थर्ड में एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में ही है आपका। ये रहा ऑनर्स पेपर फर्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ही नीचे में है आप लोगों को ये रहा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फिर से आप लोग भी सिलेबस चेक कर लीजिएगा। चैप्टर 1 में ही है, फंडामेंटल्स के साथ में। फंडामेंटल्स जिस पेपर में है उसी पेपर में आप लोगों को पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, ये आपका फंडामेंटल्स का सेकंड ग्रुप है। 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला तो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, दूसरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और तीसरा है आप लोगों का प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड डिजाइन टेक्निक्स, यानी कि क्यू बेसिक आप लोगों को आगे पढ़ना होगा, क्यू बेसिक पढ़ना होगा उसमें। तो हम लोगों का चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हाँ, बीसी और बीएससी आईटी, ओके, दोनों के लिए है ये। अभी तो ये सिलेबस तो हम बीसीए का ओपन किए हैं, लेकिन बीएससी आईटी वाले जो हैं वो लोग भी सिलेबस में अपना देखेंगे, उन लोगों को भी पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है। आगे जाकर के सेकेंड ईयर में उन लोगों को चैप्टर 3 में है। हाँ, अच्छा, बीएससी आईटी का चैप्टर 3 में है, ओके। बीसीए के चैप्टर फर्स्ट में है। दोनों को बीएससी आईटी वाले लोगों को अभी ब्रीफ में पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जब सेकेंड ईयर में वो जाएंगे तो थोड़ा उनको और ज्यादा एलोबरेट करके पढ़ना है। पूरा का पूरा एक पेपर का एक पार्ट वहां पे आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिकली अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे फंडामेंटल्स हम पढ़ें, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ओएस पढ़ें, ओके। तो ये सारा क्या हुआ, ये तो हमें बताया गया कि कंप्यूटर कैसा है, दिखता कैसा है, इसका फंक्शनलिटी क्या है,
सिर्फ ये बता दिया गया है कि कैसे कैसे ये वर्क मीन्स कैसे वर्क नहीं करता है, मीन्स कि किस बेसिस पे ये वर्क करता है कंप्यूटर सॉरी ओएस में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बस यही बताया गया ना कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस बेसिस पे काम करता है और किस तरीके से काम करता है। ओके, और फंडामेंटल का पार्ट क्या है? फंडामेंटल का काम है कि जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है और इनर स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कि ये जितने भी फंक्शंस हम करते हैं, बार बार बोलते हैं कि कंप्यूटर है ये काम करता है, कन्वर्ट करता है कोड को, इंग्लिश के रिटन कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा काम अंदर में अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर में, किस किस लेवल के बेसिस पे हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्क करता है। ओके, देख लेते हैं इसको। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बेसिक है आप लोगों का, आर्किटेक्चर के साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना है मेनली प्रोसेसर्स के जनरेशन के बारे में, कौन कौन से जनरेशन हमारे पास हैं, अभी हम लोग कौन से जनरेशन को यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें लिखना है इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पेपर में ही। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, टाइमर, डिस्प्ले कंट्रोलर एंड डीएमए कंट्रोलर्स। ओके, तो उसके पहले हम लोग ये सारा कुछ देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, और जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन जाता है जब कंप्यूटर के अंदर में तो वो प्रोसेस्ड कैसे होता है। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी आज थ्योरी थोड़ा बहुत बता दे रहे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक डायग्राम हम समझाएंगे, उस डायग्राम में बेसिकली एक ऑपरेशन हम लोग लेंगे प्लस करने का या माइनस करने का। ठीक है, तो वो सीपीयू के अंदर में जाकर के किस तरीके से मेमोरी को एक्सेस करके हमारे प्रोसेसर तक उस इंस्ट्रक्शन को पहुंचाता है, ये पूरा का पूरा साइकिल हम लोग क्या करेंगे तो उसको करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी क्या जानते हैं, सिंपली अगर अभी तक का जितना भी फंडामेंटल्स और ओएस हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हमें तो ये तो पता ही है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन जाता है थ्रू द इनपुट डिवाइस, थ्रू द इनपुट डिवाइस जाने के बाद वो कहाँ जाता है, सबसे पहले तो वो जाकर के स्टोर हो जाता है मेरे मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में उसका एड्रेस एलोकेट हो गया। अब उस एड्रेस को हमारा सीपीयू क्या करता है, एक्सेस करता है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये एग्जीक्यूशन कैसे करता है और वो मेमोरी से किस बेसिस पे एड्रेस मांगता है या लेता है, ये सारा कुछ हम लोग करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये थोड़ा आप लोगों का थियोरेटिकल, थोड़ा क्या पूरा का पूरा थियोरेटिकल पेपर ही है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग ध्यान देकर के समझिएगा। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सबसे पहले आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर के सारे जनरेशन को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ 8086 एंड 8088, ये दोनों आपका जनरेशन थर्ड है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन थर्ड है, जब हम लोग 16 बिट का यूज करते थे माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन टू 8086 एंड 8088, इन दोनों में से कोई एक देगा, इसका आर्किटेक्चर आपसे पूछेगा, तो पूरा का पूरा इसका डायग्राम आप लोगों को बना के और थियोरेटिकल समझाना होगा। ओके, नेक्स्ट है क्या है, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस मॉड्यूल एंड कार्ड्स, CISC एंड रिस्क। ये क्या है, ये दोनों टेक्नोलॉजी है, अभी के टाइम पे हम लोग इसी टेक्नोलॉजी पे यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का ये दो टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं। और यहाँ बार बार ये लिखा हुआ है IBM PCs, यहाँ पे लिखा हुआ है IBM PCs, IBM PCs।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आईबीएम पीसी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, नहीं, हमें ओवरऑल सारी प्रोसेसर्स के सारे सिस्टम्स का आर्किटेक्चर पढ़ना है। ओके, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ आईबीएम पीसी के बारे में अगर पढ़ने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अभी के टाइम पे हम सिर्फ आईबीएम पीसी ही यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम बना रहा है, माइक्रो प्रोसेसर्स बना रहा है, उन प्रोसेसर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। मेनली अभी डिमांडेड तो सबसे ज्यादा डिमांडेड है, अगर माइक्रो प्रोसेसर की हम लोग बात कर रहे हैं तो माइक्रो प्रोसेसर अभी कौन सा डिमांडेड है ज्यादा? इंटेल, AMD। एएमडी भी है और इंटेल भी है, ये दोनों मार्केट में भी चल रहे हैं। इन दोनों के अलावा तो अभी कोई दूसरा नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से क्या क्या चेंजेस करके डे टू डे अपग्रेड करता गया। पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े साइज, बहुत बड़ा नहीं, कम से कम अभी क्या है, एक रेक्टेंगुलर चिप के शेप का आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। पहले के टाइम पे भी चिप में ही आता था, डिजाइन थोड़ा अलग होता था। तो डे टू डे क्या हो रहा है, उसका डिजाइन थोड़ा चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी वास्ट हो रहा है, तो साइज उसका क्या हो रहा है कि डिक्रीज होता जा रहा है। थ्योरी निकाल लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा, एक मिनट, अभी इसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग 2 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट करिएगा, तो सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, इसलिए इसको उसके बाद हम रीस्टार्ट एक बार करते हैं। ओके, तो अभी इसको हम मैम। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग 2 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट करिएगा। ओके मैम। सारे लोग आगे। देखिए, बेसिक आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम का, अगर हम सिर्फ बेसिक आर्किटेक्चर की बात, आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर ये मेरा हो गया। अब ये काम किस तरीके से कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है, ये तो हमें पता नहीं चलता है। बस पता है कि ये इनपुट यूनिट है, ये हमारा इनपुट यूनिट है, इसका काम क्या है, इनपुट लेना यूजर से और आउटपुट, सॉरी, इनपुट लेना, और लेने के बाद ये क्या करता है कि प्रोसेसर को दे देता है, यानी कि सीपीयू को दे देता है। वो सीपीयू क्या करता है कि उस इनपुट के ऊपर में अपने वर्क को परफॉर्म करके देन
हमको आउटपुट जनरेट करके दे देता है, जो कि आउटपुट यूनिट का काम होता है। ओके, तो ये जितने भी यूनिट्स हैं, यानी कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज, अरिथमेटिक एंड कंट्रोल यूनिट्स, ये सारे के सारे आपके पार्ट्स हैं किसके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा कंप्यूटर पूरे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर है फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक हमने यूनिट उससे हटा दिया है। मान लीजिए कि हम कंट्रोल यूनिट को ही हटा करके रख देते हैं और हम बोलते हैं कि ये मेरा क्या है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है और आप इस पे काम करो। हमने कंप्यूटर डिजाइन करके दे दिया। ओके, तो अगर हमने कंप्यूटर डिजाइन करके दे दिया और उसमें से कंट्रोल यूनिट को ही हटा दिया, तो ये कौन बताएगा हमारे कंप्यूटर को कि ये कंट्रोल आपके पास आया है, इस कंट्रोल के ऊपर आपको वर्क परफॉर्म करना है? कोई नहीं है बताने वाला। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है कि वो हमारे जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, उन इंस्ट्रक्शंस को वही क्या करता है, एक पाथ बताता है, वे बताता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल यूनिट ही हटा दिया तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में अगर हम कंट्रोल यूनिट को रहने देते हैं और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट को हटा देते हैं, हटा देने के बाद उसके किसी अल्टरनेटिव को भी हम नहीं रखते हैं कि उसके जगह पे कोई और रख रहे हैं हम, वो मेरा काम कर रहा हो। तो अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कोई भी देते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को करने के लिए, तो वो क्या करेगा, फिर जाएगा वर्क करने को, तो उसको तो वहां मिलेगा ही नहीं। हमको काम क्या करना है, लॉजिकल करना है या फिर अरिथमेटिक रिलेटेड वर्क करना है, तो वो क्या करेगा, वर्क नहीं कर पाएगा, एरर जनरेट करेगा। ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जब भी हम लोग सिस्टम स्टार्ट उसे वहां पर क्या होता है कि इंटरफेस नहीं मिल पाता है। इंटरफेस कहने का क्या मतलब कि जितने भी हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं या जितने भी ऑपरेशंस हम लोग यूज करते हैं, उन सारे ऑपरेशंस के लिए एक इंटरफेस दिया होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए वो हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, वो उसे वहां मिलता ही नहीं है, तो वो वर्क कैसे कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई पीडीएफ फाइल ओपन करना है, ठीक है, और पीडीएफ फाइल का जो रीडर है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पीडीएफ फाइल को रीड कर पाता हो, वो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे है ही नहीं, तो हम उसे कैसे ओपन कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास किसी तरीके का वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास, या ऑफिस के किसी भी पैकेज का कोई फाइल है, उसको मुझे अपने सिस्टम पे ओपन करना है, लेकिन उसके कॉम्पेटिबल का मेरे पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो हम उसे कैसे ओपन करवा पाएंगे? तो ये तो बात आपके सॉफ्टवेयर का हो गया। सेम प्रोसेस आपकी क्या हो रहे हैं, हार्डवेयर के साथ हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी हार्डवेयर को हटा देते हैं, ओके, तो जब भी हमारा सिस्टम रन करना स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि हम हार्ड डिस्क को हटा देते हैं और सिस्टम को बूट कराते हैं। ओके, हार्ड डिस्क को हमने निकाल दिया और सिस्टम को बूट कराते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि वो एक आपको मैसेज देगा। मैसेज में क्या लिखा होगा कि वो बोलेगा आपको ये कि जहां से मुझे लोड करना है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे जहां से लोड करना है वो जगह मुझे मिल ही नहीं रहा है। जहां से क्या करना है, जहां से मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है वो जगह मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो हम लेके क्या आएंगे? क्यों? क्योंकि बूटिंग में ये प्रोसेस लिखा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कहाँ जाकर के सर्च करना है, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जाकर के सर्च करना है, तो वो कोई ना कोई डिवाइस तो ढूंढेगा ना स्टोरेज के लिए। तो डिफॉल्ट में तो हार्ड डिस्क ही हम यूज करते हैं और स्टोरेज के लिए, तो वो उसको ढूंढेगा, वो वहां मिलेगा नहीं, तो आपको वो मैसेज जनरेट करके दिखाएगा कि मुझे ये सोर्स मिल ही नहीं रहा है। ओके, या फिर मान लीजिए कि ये तो हार्डवेयर की बात होगी कि हमने हार्डवेयर हटा दिया, कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए उसके सारे आर्किटेक्चर को साथ होना जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक आर्किटेक्चर को भी हम लोग हटाते हैं, आर्किटेक्चर के पार्ट को हटा देते हैं, तो उस कारण से क्या होगा कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। अगर वो वर्क कर भी रहा है तो हमें नहीं पता चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आउटपुट डिस्प्ले को हम हटा देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूट तो करेगा प्रोग्राम,
लेकिन एग्जीक्यूट किया या नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो कोई आउटपुट के लिए डिस्प्ले दिया ही नहीं है, किसी भी तरीके का मीडियम हमने क्या किया है, आउटपुट के लिए दिया नहीं, तो वो क्या करेगा कि आउटपुट हमें वो शो करके नहीं दिखा पाएगा। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि ये जो 5 थिंग्स है, यानी इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सारे को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे आप लोगों ने तो ओएस में इसको पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग, सॉरी ओएस में नहीं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, देखो फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। A computer system is a basically a machine that specify complicated tasks. It should maximize performance and reduce cost as well as power consumption. Okay. The different component in computer system architecture are compute input output unit, storage unit, arithmetic and logical unit and control unit. Okay, ये आपका डायग्राम है, किस तरीके से कहाँ से क्या जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से हमने इनपुट दिया, इनपुट कहाँ गया, प्रोसेसर में। ये जो 3 यूनिट्स को हम लोग मिला के प्रोसेसर बनाते हैं, तो अगर वो वर्क हमारा क्या है कि अर्थमेटिक रिलेटेड वर्क है, तो वो डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन के पास जाएगा और अपने आप को वो परफॉर्म कराएगा। नेक्स्ट है आपका the input data travel from input output to ALU. Similarly, the computed data travel from ALU to output unit. The data constantly move the storage from a storage unit to ALU and back again. This because stored data is computed on before using stored data. ये जो डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो एक बार देखिए, ये जो एरो है, इनपुट से एरो निकल के कहाँ जा रहा है, अर्थमेटिक यूनिट में जा रहा है, और एक एरो कहाँ जा रहा है, स्टोरेज यूनिट में जा रहा है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से डेटा को आपको डायरेक्ट भेजना है अर्थमेटिक में, और किस डेटा को आपको थ्रू द स्टोरेज डिवाइस क्या करना है कि हमारे सीपीयू के पास भेजना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा प्रोसेसर डिसाइड करता है कि जो भी ऑपरेशन मेरे पास आ रहा है उसको हम किस बेसिस पे वर्क कराएं। ओके, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल प्रोवाइड करता है, मींस कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा के ऊपर का जितना भी कंट्रोल है, मींस कि डेटा को कहाँ सेंड करना है, कहाँ से एक्सेस करके लाना है, ये सारा टास्क कौन परफॉर्म करता है? ये सारा टास्क हमारा कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। ये रीड करने का तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम रीड कर देते हैं एक बार। The input unit provide data to the computer system from the outside. So basically it links the external environment with the computer. It takes data from the input devices, convert it into machine language. Okay, machine language में क्या करता है कि इसको कन्वर्ट करता है। अच्छा, एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ये सारा जो की है, ये सारे कीज हैं। ओके, फंक्शनल की मीन्स की फंक्शन कीज है, और जैसे कि क्या है आपका F1 से लेकर के F12 तक, ये सारे आपके क्या है, फंक्शंस की हैं। तो ये जितने भी कीज हैं, कंट्रोल हो गया और आपका शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, तो हम लोग शिफ्ट का यूज क्यों करते हैं? बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसके लिए हम लोग कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट का यूज करते हैं। ओके, एक कॉमन हमारा यूज है शिफ्ट का, कि अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है या फिर कैपिटल लेटर में हम लिख रहे होते हैं और एट ए टाइम हमें स्मॉल में हमें लिखना होता है, शिफ्ट के साथ हम उस बटन को प्रेस करते हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने प्रेस किया उसने लिख दिया, ऐसा होता नहीं है। वहां पे बेसिकली होता क्या है कि वो कन्वर्ट करता है, जो सिग्नल यहाँ से जनरेट होकर के जा रहा है उस सिग्नल को पहले वो क्या कन्वर्ट करेगा, कैपिटल लेटर में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो टॉगल कर देता है, मीन्स अगर हम कैपिटल में लिख रहे हैं और सेम टाइम पे हम शिफ्ट के साथ बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है कि आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉल लेटर में लेटर। तो वो क्या करता है कि पहले उस लेटर को यूजिंग बाइनरी कोड हमारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा, देन वो क्या करता है कि हमारे
डिस्प्ले पे वो दिखाता है। ओके, तो इतने फ्यू सेकंड या आप माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में कह सकते हैं कि ये वर्क परफॉर्म होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। हमें तो लगता है क्या कि हमने शिफ्ट के साथ बटन प्रेस किया और तुरंत उसने क्या किया कि वहां कैपिटल से स्मॉल में लिख दिया, लेकिन पीछे में क्या होता है, पहले उस लेटर को वो अगर हम कैपिटल लिखते लिखते स्मॉल को यूज कर रहे हैं तो पहले उसके बाइनरी को कन्वर्ट करेगा। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसमें यस होता है मैम। ना, आज की वैल्यूज होते हैं, कैपिटल ए टू जेड के अलग होते हैं, स्मॉल ए टू जेड के क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो वो क्या करता है ना कि पहले उसको कन्वर्ट करता है, देन वो पास आउट करेगा जहां पे भी आपको डिस्प्ले पे दिखाना है, तो वो क्या करता है कि उसको डिस्प्ले करता है। ओके, तो कीबोर्ड से जो सिग्नल्स निकलते हैं, सिग्नल्स कह लीजिए, सिग्नल तो निकलेगा तो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही जाएगा। तो जब भी की स्ट्रोक होता है तो सिग्नल जनरेट होता है, और वो जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्मेट में जाता है, हमारे प्रोसेसर के पास जाएगा और जाके बताता है कि ये पल्स मेरे पास आया है, इसके ऊपर हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो ये काम कौन किया, प्रोसेसर किया। कीबोर्ड को कौन बताया कि आपको करना क्या है, प्रोसेसर बताया। तो यही आर्किटेक्चर हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रोसेसर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पल्स जब जनरेट हो रहा है तो किस पिन से निकल के किस पिन के पास जा रहा है और कौन इसको बता रहा है कि आपको ये वर्क परफॉर्म करना है। हम तो सिंपल क्या करते हैं, कीबोर्ड से बटन प्रेस करते रहते हैं, वो लिखाता जाता है, लेकिन पीछे में काम क्या हो रहा है कि वो सिग्नल जनरेट कर रहा है, उस सिग्नल के बेसिस पे क्या कर रहा है कि वर्क परफॉर्म कर रहा है। उसी तरीके से मेरा माउस है, माउस का कभी भी आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है कि माउस किस बेसिस पे काम करता है। माउस हमेशा क्या करता है कि वो इमेज को कैप्चर करता है, और इमेज को कैप्चर करने के बाद वो स्क्रॉल करता है, मीन सॉरी, जो उसका पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर, आप ये देखिएगा कभी भी अगर आप माउस को हवा में घुमाइएगा तो वो मूव नहीं करेगा, हमारा जो कर्सर है वो सेम पोजीशन पे आपका रहता है जब तक कि उसको कोई सरफेस नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे ना कीबोर्ड, सॉरी, माउस के नीचे में एक सेंसर लगा होता है, जो सेंसर क्या करता है ना कि रीड करता है, जैसे ही उसको सरफेस मिलता है उस सरफेस के ऊपर अपना एक्सिस वो क्रिएट करता है, उस एक्सिस के बेसिस पे उस पॉइंटर को वो क्या करवाता है, रोटेट करवाता है। तो रोटेट करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि अच्छा हमें इस लोकेशन पे जाना है, हमें इस लोकेशन पे जाना है। बटन्स तो आपके काम करेंगे, बटन्स, दोनों बटन्स और व्हील आपका काम करेगा, लेकिन माउस पॉइंटर अगर आपका माउस हवा में है तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे रीड करने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, किस बेसिस पे वो कर्सर को अपना घुमाएगा। जब तक कि उसको कोई बेस नहीं मिलेगा तब तक वो माउस पॉइंटर क्या होगा कि मूव ही हम उसको नहीं कर पाएंगे। अगर हाथ के ऊपर भी रख के हिला रहे हैं तो वो हिल रहा है, लेकिन हवा में रख के माउस को हिलाएंगे वो नहीं हिलेगा। ये तो मतलब कॉमन चीज है, ये चीज आप लोग कभी करके देखिएगा, लेकिन आप लोग तो कभी सोचे नहीं होंगे कि माउस इस बेसिस पे वर्क कैसे कर रहा है। नीचे रख, कभी आप देखें हवा में माउस को रख के हिला करके पॉइंटर उसका चलता है या नहीं चलता है? देखिएगा, यस करके मैम, देखे चलेगा हैं। ये कि वो इस कारण से वो रीड नहीं कर पाता है कि उसे उसे पिक्चर कुछ चाहिए होता है, जिसको जब तक वो सरफेस पे नहीं पड़ता है तब तक उसे वो रीड नहीं कर पाता है। जैसे सरफेस पे रखिएगा, इमेज कैप्चर करना स्टार्ट करेगा, तब जाकर के माउस पॉइंटर आपका मूव करने लगेगा। ये आपका आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कॉमन बात है इसलिए हम बता दिए। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज, नहीं, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस द यूजर। ये सारा कुछ आपको बताना नहीं, लेकिन इस नोट्स में था इसलिए हम आप लोगों को फिर से ये दिखा दे रहे हैं कि वर्क क्या क्या करना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें इन पांचों के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इन पांचों के बारे में ये नहीं पढ़ना है कि कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक यूनिट, इतना सारा कोड नहीं, मीन्स कि इतना सारा बस डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, प्रॉपर इसका वर्क हमें देखना है कि कैसे ये वर्क जनरेट हो रहा है। और माइक्रो प्रोसेसर जो मेरा है वो भी इलेक्ट्रिक पल्स के ऊपर पे ही काम करता है। जब भी सिग्नल जनरेट होकर के आएगा तो उस सारे माइक्रो प्रोसेसर के, छोटे से माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे छोटे छोटे पिंस होते हैं, छोटे छोटे मीन्स की कितना छोटा पिन हम बताएं, पिन के पिन का जो ड्रॉप होता है, मीन्स कि अगर पेपर पिन लेते हैं, पेपर पिन का जो टिप होता है उससे भी छोटा छोटा क्या होता है, बहुत सारे पिन्स लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पिन्स बस ऐसे ही दे दिए गए हैं,
वो सारे पिन्स का अपना इंडिविजुअल वर्क है। अगर उसमें से कोई एक पिन भी खराब होता है तो हमारा प्रोसेसर सही से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि वो उन सारे पिन्स के ऊपर कोडिंग किया हुआ है कि आपको अगर ये पिन का कॉलिंग हो रहा है तो आपको क्या वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से जब माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ये देखेंगे। आज तो सिर्फ सिंपल हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में समझ में आया। इस चैप्टर में लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पूरा यही देखने वाले हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है किस बेसिस पे हमारा वर्क करता है। अभी तो हम सिर्फ जानते आए कि यही वर्क करता है, लेकिन कैसे करता है ये हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम आज रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट ओके करेंगे मैम। और अच्छे से, क्योंकि ये सिस्टम भी मेरा थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है। 1 मिनट रुक जाइएगा, अटेंडेंस आप लोगों का ले लें।